नमस्कार। शुरुआत में ही मैं आज के इस एड्रेस को आयोजित करने वाले भिलवाड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फोरम, भिलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन, माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम, लघु उद्योग भारती तथा राजस्थान का स्टेट यूनिट सहकार भारती का और इनके सब ऑफिस बेरर्स का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आज की परिस्थिति के ऊपर कुछ मेरे विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पिछले 5 हफ्तों से अधिक हम एक बहुत बड़ी विचित्र परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू आया, फिर 3 हफ्ते का लॉकडाउन आया जो और फिर 2 हफ्ते से बढ़ाया गया और कल फिर एक बार 130 जिलों में और 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। ये सब बैकग्राउंड के आधार पर जब हम देखते हैं तब पूरे देश में एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। पिछले 5 हफ्तों से अधिक समय में एज ए कंट्री वी हैव लॉस्ट समथिंग लाइक 32 to 35 लाख crores ऑफ रुपीज। ये बिजनेस में, ये ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसेज में है, बट इट्स ए ह्यूज अमाउंट। इट्स ऑलमोस्ट 10% of our GDP, एक्सेप्ट जो कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री हैं, वो कहीं रिफाइनिंग की हैं, कहीं स्मेल्टिंग की हैं, कहीं जो हमारा बॉम्बे हाई जैसे ONGC के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम है वो छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम है, तो ऐसे हम छोड़ते हैं तो एवरी अदर एक्टिविटी हैज़ कम टू ए क्लोज। छोटे बड़े सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आज बंद है। 80 लाख से अधिक MSME यूनिट्स ये पूरे पीरियड में बन रही है। अब कुछ धीरे धीरे शुरू होने की बात हो रही है। टोटल सप्लाई चेन्स जो हम कहते हैं वो डिसरप्ट है। एक तरफ डिमांड है तो दूसरी तरफ सप्लाई की कोई व्यवस्था न होने से बहुत सारी अड़चनें भी हमारे सामने हैं। अब ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में मैं मानता हूं कि कल से रोड ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। ट्रेन्स और एरोप्लेन्स तो बंद ही हैं और भी बंद रहेगी, ऐसा सब लोग कहते हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ी अमाउंट का लॉस हमने 5 हफ्तों में देखा, वैसा एक बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर के ऊपर भी रहा है और लगभग 10 करोड़ से अधिक वर्कर्स और स्टाफ employees, they are without job. We can call them today they are unemployed. और जो अपने देश में बीच में चर्चा हो रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, आज के दिन में एनीथिंग बिटवीन 25% to 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है, ऐसा एक अनुमान किया जा रहा है। इतना ही नहीं तो विदेशों में रहने वाले और वहाँ काम करने वाले जो भारतीय हैं वो आने वाले 8-15 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में भारत में आएंगे। एंड दिस नंबर कुड बी एज हाई हैज एनीथिंग बिटवीन 3 to 5 lakhs। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, इंडियन वॉरशिप्स मिडल ईस्ट में इन भारतीय काम वर्कर्स को वापस भारत में लाने के लिए जा रही है।
फ्लाइट से तो लोग आ रहे हैं बट संख्या बहुत कम है, और मिडल ईस्ट में संख्या अपनी बहुत बड़ी होने के कारण ये शिप से उनको वापस लाने की बात हो रही है. दे विल ऐड टू फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एरियाज. स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो प्रदेशों में हैं वो शायद तुरंत आज वापस नहीं आएंगे, बट सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स तो ज़रूर आने वाले 8-15 दिनों में वापस आएंगे, और फिर उनको अपने अपने गांव तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हमारे लिए, सब लोगों के लिए रहने की बात है. फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे यहाँ पिछले 5 हफ्तों में ऐसा माना जाता है कि लगभग 20% से कम हुई है. ये रेमिटेंसेस भी अपने लिए एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं. जैसे ये परिस्थिति बताई, वैसे अलग अलग सेक्टर्स के जो हमारे वो भी एडवर्सली इफेक्ट हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 35% एक्सपोर्ट्स वी हैव लॉस्ट इन लास्ट 5 वीक्स और अ लिटिल मोर. और मई जून ये कोई परिस्थिति तुरंत सुधरेगी, बदलेगी, ऐसा मैं नहीं जानता हूँ. मैं अभी जो विषय रखने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है. अपने कुछ जो इसमें पार्टिसिपेट किए हुए बंधु हैं वो आदर्श के क्रेडिट सोसाइटी के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, तो मेरा ये स्पीच पूर्ण होने के बाद उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा. तो बीच बीच में आदर्श के इश्यूज़ न लाएं, मैं आप सबको विनंती करता हूँ. तो 35% इज़ ए बिग एक्सपोर्ट लॉस, और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये परिस्थिति में काफ़ी चेंज और भी निगेटिव हो सकता है. बट वी आर नॉट गोइंग टू लूज परमानेंटली, ये भी हम सब लोगों को मानकर चलना चाहिए. भारत में पैंडेमिक के कारण बहुत बड़ा एक फूड ग्रेन्स का चैलेंज निर्माण हो सकता है. बहुत बड़ी, जिसको हम कहते हैं कि भूखमरी आ सकती है. ऐसे अनफॉर्चुनेटली निगेटिव रिपोर्ट्स फॉरेन मीडिया के कुछ मीडिया में आए प्रदेशों में. ये बहुत सारे इस प्रकार के मीडिया के रिपोर्ट्स आने के पीछे लेफ्टिस्ट हैं, सो कॉल्ड सोशलिस्ट हैं, और भारत में भी कभी कभी इसकी चर्चा होती है. हम सब लोगों को जानना चाहिए कि ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति निर्माण नहीं होगी. नेशनल फूड सिक्योरिटी के दृष्टि से जो स्ट्रैटेजिक स्टॉक भारत में रहना चाहिए, उस स्टॉक के 2.5 टाइम्स ज़्यादा स्टॉक आज अपने पास हैं. तो उसके कारण उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और उसके कारण कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगी, इसकी भी चिंता करने का कारण नहीं. मैं मानता हूँ जब हमारे पास डाटा इकट्ठा होगा, और डाटा इकट्ठा होने के बाद मैं मानता हूँ कि हमारा जो CPI काफ़ी बढ़ गया था, इट वुड बी रेंज बाउंड और 4% से कम ही रहेगा. ऐसा आज एक मैं अनुमान के रूप में आपसे शेयर कर सकता हूँ. हम जैसे इसकी बात कर रहे हैं, वैसे ये भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मार्च महीने में तो लगभग सबको सैलरीज मिली. जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो वर्कर्स अपने अपने यूनिट्स में थे, ऑफिसेस में थे, उनको मिली. बट अप्रैल में सैलरी सबको मिलेगी, इनकम का फ्लो मार्च जैसे ही रहेगा, ऐसी अपेक्षा करना बहुत कठिन है. बहुत कम स्थानों पर ये इनकम लोगों को मिलेगा, ऐसा आज का वातावरण हमें दिखता है. क्योंकि यूनिट्स बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हैं, और जो हमारे व्यवसायी हैं, उद्योजक हैं, यूनिट्स
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, बिजनेस यूनिट्स हो जो चलाते हैं, उनके पास भी कैश फ्लो का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। एक तरफ डिमांड है, हम देखते हैं, दूसरे तरफ मटेरियल तैयार है, वो हम पहुंचा नहीं पाते, और उसके कारण एक इकोनॉमिक साइकिल जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। और इसी के कारण बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स में मई की सबको सैलरी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये जैसे हम देखते हैं, वैसे और भी एक चीज़ मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जो इनिशियल इंडिकेशंस आ रहे हैं, उसके आधार पर जो पर्सनल लोन्स का लेवल है, इंडेटेडनेस हैं, लोन्स हैं, उसकी लेवल अब बढ़ेगी। अब ऑलरेडी धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले महीनों 2 महीनों में और भी इसमें इंडेटेडनेस बढ़ेगा। बहुत सारी क्रेडिट सोसाइटीज़, बैंक्स ये पर्सनल लोन्स सैंक्शन कर रही है, क्योंकि सब्सिस्टेंस सर्वाइवल के लिए जब इनकम बंद हुआ है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ व्यवस्था है, और कुछ मात्रा में इस प्रकार की बात भी हम सब लोग देख रहे हैं। हाउस होल्ड डेट्स जैसा बढ़ रहा है, वैसे आज का जो अपने यहाँ 5 हफ्तों से लॉकडाउन चल रहा था, इज ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ए स्लो डाउन विच स्टार्टेड अबाउट 15 months बैक। ये कोई केवल 1920 का स्लो डाउन नहीं था, ये 1819 में शुरू हुआ था, और जिसके कारण हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बिफोर दी लॉकडाउन फरवरी तक हम बोल रहे थे कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट तो इस साल हमारा 3%, 3.5% तक रहेगा। बहुत सारे फैक्टर्स थे, चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर था, इंटरनेशनल प्राइसेस जो कार्टेल बनाकर क्रूड के दाम बहुत बढ़ाए गए, उसका परिणाम था। अपने देश में जो 3 मेजर एक्ट्स हुए, एक तो पहला था डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट से हम बाहर आए थे, बट पूरे बाहर नहीं आए थे। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में स्टेबल होने में थोड़ा समय गया, उसके कारण भी थोड़ा हुआ। और रियल एस्टेट में जो रेरा का प्रावधान पूरे देश में आया, उसके कारण भी एक ये स्लोडाउन को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और जब मैंने बहुत सारे हमारे इकोनॉमिस्ट, एकेडमिशियंस, बैंकर्स, रियल एस्टेट के सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर के मित्रों से, तज्ञों से बात की, एक्सपर्ट से बात की, तब मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तब एक जो कॉमन वर्ड अलग अलग लोगों ने अपने विचार रखते समय कहा, और जिसका एक शब्द में कहूँ तो ये था कि द इकोनॉमी इज़ रीबूटिंग। हमारे कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस ये इस नए वातावरण को एडजस्ट हो रहे हैं। कैश कंपोनेंट मार्केट में तो कम नहीं हुआ, बट जो हमारी इकोनॉमिक साइकिल्स हैं, हमारी बिजनेस साइकिल्स हैं, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कम हुआ। और उसका भी एक ये कारण स्लो डाउन का, ऐसा लोग कहते थे। और अब ये लॉकडाउन आया है, तो वी आर गोइंग थ्रू ए वेरी टफ पीरियड। ये आज की परिस्थिति है, और हम सब लोगों को इसको यूनाइटेडली हम सब लोगों को फेस करना पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस। जो 3 चीज़ों का उल्लेख किया, डिमोनेटाइजेशन, रेरा और जीएसटी का इंट्रोडक्शन, ये लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी बेनिफिट्स देने वाली ये हमारी इनिशिएटिव्स थी, और उसका हमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। बट इसमें से बाहर निकलने में भी थोड़ा समय जा रहा है, ये भी आज हम
महसूस कर रहे हैं। कोरोना वायरस का इतना बड़ा इम्पैक्ट पूरे विश्व में होगा ऐसा किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। वुहान में जो हो रहा है उसके इनिशियल वीडियो क्लिप्स आए और जिस बर्बरता से चीन ने इस बीमारी को रोकने का प्रयास किया वो हमने कुछ क्लिप्स देखी, रिपोर्ट्स भी पढ़े। बट ये एक मामूली एपिडेमिक है और हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार का जो न्यूज़ आती रही और चाइना का जो न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट करने के लिए पूरे विश्व में चीन से बहुत बड़ी मात्रा में यात्रियों ने प्रवास किया। अमेरिका में ऐसा एक अनुमान है कि लगभग 8 से 10 लाख चाइनीज़ अमेरिका में ये अपनी न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने के लिए गए और उतनी बड़ी मात्रा में स्पेन में, इटली में और यूरोप में गए। तो पैंडेमिक, ये जो कोरोना वायरस इतना बड़ी मात्रा में अमेरिका में, यूरोप में फैला, उसका ये कारण था कि नोबडी एंटिसिपेटेड। चीन से जितनी स्पष्टता, भूमिका से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अंधेरे में रहा, ऐसा ही आज कहना पड़ेगा। और पैंडेमिक देखते देखते अमेरिका के सभी 52 स्टेट्स में फैल गया, सभी रीजन्स में इटली के फैल गया और स्पेन में भी यही हालत हुई। जर्मनी में भी इसी प्रकार की परिस्थिति होने से ये देखते देखते पूरे विश्व में फिर फैल गया, क्योंकि कोई जानता नहीं था कि ये किस पद्धति से स्प्रेड हो रहा है। और भारत ने फॉर्चुनेटली अपने पंतप्रधान इसके बारे में बहुत जागरूक रहे, फीडबैक लेते रहे और भारत में क्राइसिस खड़ा होने के पहले ही बहुत पहले प्रोएक्टिव स्टेप्स जो उन्होंने ली मार्च के फर्स्ट वीक से ही, उसी कारण हम आज इस पैंडेमिक से बचे हुए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ क्या परिस्थिति होती इसका अंदाज भी करना कठिन है। इतने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने के बावजूद भी महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में, तमिलनाडु में, इन राज्यों में पूरी तरह अभी ये कंट्रोल में आया है ऐसा वातावरण नहीं है। और इसी कारण हम मानते हैं कि ये जो हमारा पैंडेमिक के ऊपर लॉकडाउन है उसके ऊपर बहुत विविध प्रकार की चर्चा होती है। पहले तो लोगों ने कहा हाँ इसकी बहुत ज़रूरी है, और जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें दिखने लगे तो क्या लॉकडाउन से इम्पैक्ट पैंडेमिक का कम होगा, इस प्रकार की भी चर्चा है। और अब धीरे धीरे लोगों को लगता है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। आज जो विश्व के अनेक देशों में जो पैंडेमिक का लॉकडाउन धीरे धीरे अनवाइंडिंग शुरू हुआ है, वो हम सब लोगों को समझना चाहिए कि इवन चाइना में 10 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद उन्होंने रिलैक्सेशन स्टेजेस में शुरू किए। और अपने यहाँ गवर्नमेंट ने, विशेष करके केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों ने एक साथ विचार करते हुए जो हमारे ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन्स और कंटेनमेंट जोन्स एनालिटिकली ठीक से बनाए, उसके कारण ही हम 5 हफ्तों के बाद देश में लगभग 400 जिलों में ग्रेजुअली अनवाइंडिंग का प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसे निगेटिव वातावरण के समय बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी अपने यहाँ दिखती है, उसका भी मैं उल्लेख आप सबके साथ शेयर करने के लिए करना चाहूँगा। जैसे फूड स्टॉक मैंने कहा अपने यहाँ
एम्पल, मोर देन एडिक्वेट हैं। उसी प्रकार जो अभी खरीफ की सोइंग हुआ, तो उस खरीफ में लास्ट ईयर से ज़्यादा लगभग 25% अधिक सोइंग हुआ है। ये भी आप सब लोगों ने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा। और हमारा जो वेदर ब्यूरो है, उन्होंने इस साल का जो प्रोजेक्शन एस्टिमेट दिया है कि मॉनसून विल बी नॉर्मल, ये भी अपनी दृष्टि से एक बहुत महत्व का एक संदेशा एट ए क्रिटिकल टाइम हमें मिला है। और उनका ब्यूरो का मानना है कि आने वाले मॉनसून सेशन ये नियर नॉर्मल पूरे देश में रहेगा। तो एग्रीकल्चरल फ्रंट के ऊपर हमें अदरवाइज जो बहुत बड़ी चिंता रहती है वो इस साल कम रहेगी, और पैंडेमिक के कारण जो और चिंता बढ़ी थी वो कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि कम भी हुई है। एक और भी दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा आपको कि इनवर्ड रेमिटेंसेस हमारे कम हो रहे हैं, 20% कम हुए हैं, और भी थोड़े कम हो सकते हैं। और जिस गति से वर्ल्ड ट्रेड अलग अलग देशों में, अलग अलग जोग्राफीज़ में कम हो रहा है, उसका परसेंटेज एक असेसमेंट जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने दिया है, उससे अंदाज़ा लगता है कि एनीथिंग बिटवीन 13% to 30% अलग अलग देशों के जो वर्ल्ड ट्रेड है वो कम हो रहा है। तो इनवर्ड रेमिटेंसेस कुछ हद तक तो कम होगी, ये परिस्थिति है। डिस्पाइट दिस, पिछले 5-6 हफ्तों में भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बड़ा रोबस्ट है। जो मार्च की शुरुआत में $475 बिलियन था, वो अब मार्च के एंड में $480 बिलियन इतना बढ़ गया है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकल लो लेवल्स पे क्रूड के प्राइसेस अब बने हैं। कुछ 8-10 दिन पहले तो निगेटिव रेट चल रहा था, बट क्रूड के प्राइसेस हिस्टोरिकल लो लेवल में होने के कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो जो है वो भी कम होने की अपेक्षा है। और एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दिया है, रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो नॉर्मल जितना हमारा हर महीनों का इंपोर्ट बिल होता है, वो कम से कम 9-10 महीनों के लिए पर्याप्त है। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्रंट के ऊपर भी हम सब लोगों को कोई बहुत बड़ी चिंता करने का आज कारण नहीं है, क्योंकि थिंग्स विल चेंज फॉर डेफिनेटली बेटर एज वी मूव अहेड। एक चीज़ मैं जो आप सबसे और विशेष करके शेयर करना चाहता हूँ, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, पूरा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर की इकोसिस्टम संपूर्णतः कार्यरत है। इट्स फुल्ली ऑपरेशनल, वाइब्रेंट। और आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमारे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, हमारे फॉरेक्स मार्केट्स, हमारे स्टॉक मार्केट्स, और इतना ही नहीं तो पूरे बैंकिंग व्यवहार, हमारे एटीएम्स, हमारे मोबाइल पेमेंट्स, हमारी क्लियरिंग, ये सब पूर्णतः एज इफ देयर इज़ नो पैंडेमिक के रूप में चल रहा है। क्लियर होने में कभी कभार कुछ स्थानों पर जहां स्टाफ पहुंच नहीं पाता क्लियरिंग के प्रोसेस करने के लिए, उसके कारण कभी कभी हमने देखा है कि 2-3 दिनों से डिले से क्रेडिट आ रहा है। बट अन्यथा पूरे देश में द फाइनेंशियल सिस्टम इज़ वेरी रोबस्ट। और भी आप सब लोग अनुभव करते होंगे, मैं विशेष अनुभव मुंबई में रहता हूँ तो करता हूँ, कि हमारी जो रिज़र्व बैंक है
ये बिल्कुल प्रोएक्टिव हैं। इट इज़ अहेड ऑफ द टाइम्स, ऐसा भी कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा यदि आप देखेंगे तो ऐसे समय में लिक्विडिटी सिस्टम में रहना बहुत आवश्यक रहता है, और जो सिस्टम में लिक्विडिटी हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में आज हैं। प्री अनाउंसमेंट हमारे यहाँ लिक्विडिटी लगभग 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ की थी, और रिजर्व बैंक ने पैंडेमिक अनाउंसमेंट होने के बाद जो एडिशनल लिक्विडिटी पंप की है वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की है। तो सब मिलकर 5.5-6 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आज हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में है। कहीं देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, इससे हम सब ज़रूर विश्वस्त रहें। एक बात और मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जैसे लिक्विडिटी है वैसे इंटरेस्ट रेट्स भी कम करने का बहुत पॉजिटिव एक्शन रिजर्व बैंक ने लिया है, और जो हमारी हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज़ हैं, whether it is NABARD, whether it is SIDBI, whether it is नेशनल हाउसिंग बैंक, इन सब हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज़ को रीफाइनेंस एडिशनल विंडो उन्होंने 50,000 करोड़ का दिया, ताकि हमारी जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में फंड्स की उपलब्धता हो। इतना ही नहीं, जब ध्यान में आया कि NBFCs के लिए विशेष करके और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए फंड्स की आवश्यकता है, तो पिछले हफ्ते उन्होंने रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ का उनके लिए भी एक नया विंडो ओपन किया। ये भी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। दीज आर ऑल वेरी पॉजिटिव पॉइंट्स, ऐसा पॉजिटिव स्ट्रेंथ, दे रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। तो इसीलिए दीज आर वेरी पॉजिटिव थिंग्स। एक विशेष बात और भी इतनी परिस्थिति में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपने भी, कि कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन की आवश्यकता है, सब लोग तो देख रहे हैं अमेरिका में कब डेवलप होगा, चीन में जो प्रयास चल रहे हैं उससे कितना डेवलप होगा। बट आपको जानकर खुशी होगी कि अपने देश में भी 70 स्थानों पर इसका प्रयास चल रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है, और 5 स्थानों में इट इज़ इन एडवांस स्टेज। 5 स्थानों में ये एडवांस स्टेज पे है, और मैं मानता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर, इंडियन वैक्सीन विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू फाइट कोरोना वायरस। क्योंकि आज जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना वायरस विल नॉट गो अवे इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड, कुछ समय के लिए तो रहेगा। तो भारत को इस वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, 18 IIT अपने जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, और हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के DRDO हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोगों ने भी बहुत काम ऐसे समय में ये कर रहे हैं। और 18 IITs में 170 प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलेटिंग टू हेल्थ एंड विच विल हेल्प अस टू कंट्रोल इवेंचुअली ये पैंडेमिक, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। और मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे आने वाले कुछ समय में वी शुड बी कमिंग आउट विथ ऑल लोकल इंडियन प्रोडक्ट्स। जैसे ये एक पॉजिटिव बात रही, वैसे और भी कुछ पॉजिटिव बातें आपसे कहकर आज के परिस्थिति के बारे में हम हाउ टू प्रोसीड, इसके बारे में हम विचार आगे जाकर कर सकते हैं। जैसे हमने ये काम किया, वैसे विदेश में लगभग 100 देशों को आज हम मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, एंड नॉट ए सिंगल बैच हैज सो फार कम बैक। दिस शोज द क्वालिटी एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। और एक्सपोर्ट में
एक भारत एक ब्रांड के रूप में इसके कारण, विश्वसनीयता के कारण, क्रेडिबिलिटी के कारण भी बहुत सामने आ रहा है. दिस शुड बी व्यूड इन द बैकग्राउंड ऑफ जो टेस्टिंग किट्स स्पेन ने चीन के रिजेक्ट किए, जिनके बारे में अमेरिका में कंट्रोवर्सी हुई और भारत ने भी रिजेक्ट किए. तो इस बैकग्राउंड के ऊपर इंडियन प्रोडक्ट्स बीइंग रिसीव्ड वेल अक्रॉस द ग्लोब इन मोर देन 100 कंट्रीज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ. इसके बारे में कहते समय और भी आपसे एक मैं शेयर करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजिकली हमने बहुत रैपिड स्ट्राइड्स पिछले 4-5 वर्षों में की. हम सब लोगों ने जनधन योजना के बारे में बहुत सुना था. इनिशियली इसके बारे में, इससे क्या होगा, क्या लाभ होगा, इसकी चर्चा हुई थी. एंड ये एक ऐसा मीडियम है जिसके ऊपर बैंकों को बर्डन किया जा रहा है बाय नॉन प्रोडक्टिव अकाउंट्स के रूप में, उसके बारे में चर्चा हुई थी. मोबाइल तो अपने देश में वी आर पायनियर्स. पूरा विश्व भारत के मोबाइल इंडस्ट्री को फॉलो करने की इच्छा रखते हैं और दैट इज़ वाई मोबाइल टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में हम बहुत विश्व के बहुत सारे देशों में आगे हैं. और आधार देखते देखते 100 करोड़ इस देश की जनता आधार से आइडेंटिफाइड हो गई. तो लोग पूछ रहे थे कि ये क्यों कर रहे हैं सरकार, प्राइवेसी इसके बारे में सवाल खड़े कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत चर्चा हुई. बट जनधन, आधार और मोबाइल के कारण ही हम टेक्नोलॉजिकली हमने एक जायंट लीप पिछले 3-4 वर्षों में लिया. और एक ही आपको नतीजा मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 हफ्तों में 50 करोड़ से अधिक, जिनको हम लोअर इनकम ग्रुप, गरीब अपने देश के लोगों का हिस्सा माना जाता है, उनके तरफ डायरेक्ट हम पैसों के रूप से उनके अकाउंट में पैसा जमा कर पाए. नाउ दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव अचीवमेंट कि जिसके आधार पर हमारा ग्रोथ आगे चलने वाला है. ये सब मैं जब आपसे शेयर कर रहा हूँ तब और भी एक बात आपसे करना चाहूँगा कि जैसे IMF ने विश्व के अलग अलग देशों के ग्रोथ रेट्स 2021 के लिए प्रोजेक्ट किए, भारत के लिए भी किया. और उन्होंने कहा कि द ग्रोथ रेट विल बी वेरी लो और 1.90% GDP ग्रोथ रेट होगा. बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स दिस वुड बी द लोएस्ट ग्रोथ रेट. ये तो सत्य है. बट व्हेन वी कंपेयर विथ अदर नेशंस वी आर एटलीस्ट पॉजिटिव. हम भले 1.90% से ग्रो कर रहे हैं. विश्व के सब बड़े देश, नो एक्सेप्शन, अमेरिका हो, यूरोप हो, जर्मनी हो, रशिया हो, ये सब देशों में निगेटिव ग्रोथ हैं. इस बैकग्राउंड के ऊपर इतनी कठिन परिस्थिति में हम 1.90% ग्रोथ रेट अचीव करने वाले हैं. ये IMF का असेसमेंट हमें हमारी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ का विश्वास दिलाती है. दीज आर आवर बेसिक स्ट्रेंथ जिसके आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं. अपने देश में भी कोई एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट बहुत हैं एंड वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन असेसमेंट ओनली ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर अब्रॉड. और केवल जो परदेशों में कुछ भारतीय जाकर अब बसे हैं, वहाँ से कुछ न कुछ कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं. भारत में भी देयर आर सेवरल एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट और उनका कहना है डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज भारत का ग्रोथ इस साल 2021 में इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 3% इफ नॉट मोर. अभी ये लॉकडाउन
उनको लग रहा था कुछ लोगों को कि ये पूरे देश में ऐसे ही चलेगा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों ने जिस पद्धति से डिटेल्ड होमवर्क करते हुए पूरे भारत को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा है, तो उसके कारण लगभग 400 जिलों में इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रेजुअली शुरू होने के प्रोसेस के कारण जो बीच में एक रिपोर्ट आया था कि इस साल का ग्रोथ रेट विल बी जस्ट 0.30%, हाँ, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ये एक निगेटिव विटी का एक प्रमाण है, ऐसा मैं मानता हूँ। भारत पैंडेमिक के कारण हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट द वे वी हैव मैनेज, आज के या टाइम्स ऑफ इंडिया का आप रिपोर्ट देखते हैं तो कोरिया इज कंसिडर्ड द कंट्री विच हैज़ बेस्ट मैनेज, और जिस देश में कम से कम मनुष्य हानि कम से कम हुई, उसके बाद भारत का ही नंबर लगता है। तो पैंडेमिक को मैनेज करना, कंट्रोल करना और उसको इरेडिकेट करने के लिए अपने यहाँ जो केंद्र सरकार विशेष करके और राज्य सरकार अपने अपने स्थान पर जो प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण मैं मानता हूँ कि पूरे जब नॉर्मल सी आने के लिए और 2-3 महीने लगेंगे, बट हम वी विल बाउंस बैक। और ये बाउंस बैक करते समय चर्चा होती है कि क्या हमारे देश में ग्रोथ रेट कैसा होगा, विल इट बी फ्लैट, विल इट बी एल शेप्ड, धीरे धीरे बढ़ेगा, यू शेप्ड होगा या वी शेप्ड होगा। मेरा खुद का एक फीलिंग ऐसा है कि हमारे यहाँ एल शेप्ड वगैरह न होते हुए इट इज़ गोइंग टू बी वी शेप्ड, क्योंकि एवरीथिंग इज इन प्लेस, थिंग्स आर गेटिंग अंडर कंट्रोल। रिजर्व बैंक लिक्विडिटी ला चुकी है, एक योजना हमारे गरीबों के लिए पैकेज के रूप में गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, और इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस के लिए मैं मानता हूँ कि जल्द ही जल्द आने वाले दिनों में ये हमारे जो पैकेज की बात है वो इसमें ज़रूर आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सब कहते समय और भी एक विषय मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हमने डॉक्टर्स को, पुलिस को, हमने हमारे पैरामिलिट्री स्टाफ को, सबको फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में वर्णन किया है। आज आवश्यकता उनके साथ बैंक में काम करने वाले मैनेजर्स, ऑफिसर्स, अधिकारी, हेड ऑफिस में बैठे हुए एग्जीक्यूटिव्स, इनको भी इकोनॉमिक रिवाइवल के फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में रिकॉग्नाइज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनके वो काम कर रहे हैं इसकी तो प्रशंसा होती है, बट दे हैव ए वेरी क्रूशल रोल टू प्ले इन द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट और प्राइस, कंज्यूमर प्राइस को कंट्रोल में रखने में आने वाले दिनों में सबसे बड़ी भूमिका ये हमारे बैंकिंग सेक्टर के फ्रैटर्निटी की रहने वाली है। तो मैं ज़रूर इनको इस इकोनॉमिक रिवाइवल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में ही देखता हूँ, और वो अपना रोल भी अदा करेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। एक पैंडेमिक, एक इम्प्रेशन शायद बना होगा कि ये शॉर्ट पीरियड में हम कंट्रोल कर लेंगे, और उसी के कारण जो हमारा पहला पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आई वो भी 3 महीनों का ही विचार करके आई, और शायद उसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने भी जो अनाउंसमेंट्स, पैकेजेस की वो भी 3 महीनों के ही थी। मोरेटोरियम भी जो दिया वो 3 महीनों का ही दिया, और कहा कि मार्च अप्रैल में ये 3 महीनों के बाद
जून में जब हम एंटर करेंगे तो सभी बोरोअर्स को अपना पूरा इंटरेस्ट, उसके जो इंस्टॉलमेंट्स होंगे वो आपको जून में देने पड़ेंगे। नाउ दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये धीरे धीरे सबको ध्यान में आने लगा है। और आपने पढ़ा होगा, आज के पेपर में भी है, कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने कहा है कि 3 महीनों का मॉरेटोरियम इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ। आवश्यकता है कि हम एनपीए नॉर्म्स, डाउनग्रेड एसेट को करने का नॉर्म्स, सिबिल को रिपोर्ट करने के नॉर्म्स, ये सब नॉर्म्स को हमें रिलैक्स करने की आवश्यकता है। सहकार भारती ने, मैं एक रिजर्व बैंक और एनसीडीसी का डायरेक्टर के रूप में, मैंने केंद्र सरकार को, रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर कहा है कि आप 1 साल के लिए इसको एबेंस में रखिए। बिकॉज इकोनॉमी जो आज जिस स्थिति से गुजर रही है, इज पासिंग थ्रू ए पीरियड ऑन ए बैकग्राउंड ऑफ स्लो डाउन एंड लॉकडाउन। ये दोनों को दखल आपको लेनी होगी और इसी के माध्यम से आप सबको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो इस दृष्टि से ये कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन रिजर्व बैंक की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और इकोनॉमी हमारी रिवाइवल होने के लिए बहुत सारे प्रयास भी, सपोर्ट भी आएगा, ऐसा एक आज का तो वातावरण है। एक बात मैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके एडवाइजर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन सबको मैं एक बहुत आग्रहपूर्वक विनती भी करना चाहता हूँ। और ये विनती है मेरी कि रिजर्व बैंक ने जो मोरेटोरियम दिया है वो 3 महीनों का दिया है, मार्च, अप्रैल और मई। मार्च और अप्रैल तो पूरा समाप्त हो गया। मई इज स्टिल इन आवर हैंड्स। और रिजर्व बैंक ने अपने अनाउंसमेंट्स में कहा है कि हम इस पीरियड में जो भी रीशेड्यूलिंग होगा, इंटरेस्ट के लिए जो आप समय देंगे या वर्किंग कैपिटल लिमिट्स रीवर्क करेंगे, एडिशनल लिमिट्स देंगे, उससे ये डाउनग्रेड नहीं होगा। तो मेरा सब अपने देश के बिजनेस एंटिटीज चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हमारे एमएसएमई यूनिट्स चलाते हैं, सबको आग्रह है कि ये मई का जो मंथ है, पहले 8-10 दिन और हम लेते हुए हम अपनी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को ठीक से रिवर्क करें, बैंकों के पास तुरंत अपने एप्लीकेशंस करें और लिमिट सैंक्शन भी करवा के लें। क्योंकि जब जून आएगा तब जून में आपको इंटरेस्ट भी आज के गाइडलाइंस के मुताबिक भरना है, इंस्टॉलमेंट्स भी देने हैं। और जो एक ही बैंक ने अब तक, मेरी जानकारी में केवल स्टेट बैंक ने सब बोरोअर्स को 10% एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी दे दी है। जिस प्रकार का पैंडेमिक है, जिस प्रकार की परिस्थिति है, उसको देखते हुए 10% से कुछ होना नहीं है। द रिक्वायरमेंट विल बी लार्ज, और ये लार्ज रिक्वायरमेंट जो है वो इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन 30 to 50% डिपेंडिंग अपॉन ईच यूनिट। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम ठीक से कर लें, जल्द से जल्द वर्कआउट कर लें और बैंक के पास एप्लीकेशन कर दें। ये बहुत महत्व की आज की आवश्यकता है और इस दृष्टि से हम सब प्रयास करें, ऐसा मेरा आप सबको बहुत आग्रह का विनती है। मैंने जैसे आपसे मैं विनती कर रहा हूँ, वैसे मैंने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को भी जो पत्र सहकार भारती ने, जो मैंने पत्र लिखे, वो पत्र इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को मैंने दिए हैं। और मैंने उनको कहा कि आप भी अपनी ओर से, रिप्रेजेंटिंग ऑल बैंक्स एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री,
आप भी जो रिलैक्सेशन चाहते हैं वो रिजर्व बैंक को, केंद्र सरकार को लिखिए। कल ही उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। मैं अपेक्षा करता हूँ कुछ न कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इसके माध्यम से अपने सामने आएंगे। और दो विषय मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत हमारे एमएसएमई यूनिट्स के जो हमारे बैंकों से फैसिलिटीज़ लिए हुए हमारे मित्र हैं वो सब शायद जानते नहीं हैं। रिजर्व बैंक में ने 17 फरवरी को सर्कुलर निकाला था पर्टिकुलरली फॉर एमएसएमई सेक्टर कि जिनके अकाउंट स्टैंडर्ड हैं और यदि वो रीशेड्यूल टर्म लोन्स, डिमांड लोन्स रीशेड्यूल करना चाहते हैं, इंटरेस्ट का भी फंडिंग करना चाहते हैं, एडिशनल वर्किंग कैपिटल लिमिट्स लेना चाहते हैं, तो दे कैन डू इट। और उनके लिए समय 31 दिसंबर 2020 तक का है। यानी जो अनाउंसमेंट्स पैकेजेस आएगी वो आएगी, बट दोज हु आर स्टैंडर्ड ऑन व्हेन इट इज बीइंग रिकास्ट, रिहेबिलिटेशन, रिवीजन कर रहे हैं, तो उनको समय दिसंबर एंड तक का है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे सब यूनिट्स ने आने वाले मार्च में ही तुरंत इस सब के बारे में प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि अपने रिवाइवल के प्रोसेस में ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हम सब जो बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री में हैं उनकी ओर से रहेगी, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट भी बचा पाएंगे और बिजनेस साइकिल को रीएक्टिवेट करने में भी बहुत बड़ी सहायता इसके अंदर होगी। आज एक तरफ डिमांड है, दूसरे तरफ सप्लाई करने की हमारी स्थिति है, बट लॉजिस्टिक्स के कारण डिले हो रहा है। तो इसके कारण भी एक तरफ इन्वेंट्री बढ़ी है, दूसरे तरफ रिसीवेबल्स भी बढ़े हैं। सो वी आर गोइंग इन ए साइकिल, और जब तक हम सब एकत्रित आकर इसको सोल्यूशन हम सब लोगों को निकालना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि एज ए कंट्री वी विल टेक द चैलेंज। ये सब कहते समय मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जो बिलवाड़ा की ब्रांच हैं उनसे और आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं विनती करने वाला हूँ। लास्ट वीक जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंटरनेशनल वेबिनार था उसमें भी मैं एक पैनलिस्ट के रूप में उपस्थित था, क्योंकि उसका विषय अलग था, उसके कारण उस समय मैंने ये बात नहीं रखी थी। बट मैं स्वतंत्र पत्र रूप से इंस्टीट्यूट को, अध्यक्ष जी को, अतुल जी को मैं पत्र लिखने वाला हूँ और कहने वाला हूँ कि आप भी जिस प्रकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या हमारे एनपीए नॉर्म्स हैं, रिपोर्ट डाउनग्रेड के नॉर्म्स हैं, उसको कम से कम 1 साल के लिए एबेंस में रखें। ऐसा आप इसके ऊपर विचार करें और आपका जो मत होगा वो केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक को आपने निवेदन देना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट। ये भी मैं इंस्टीट्यूट के आपके सेंट्रल कमेटी को विनती करने वाला हूँ। आप भी विचार कीजिए और आप भी अपने लेवल पे इंस्टीट्यूट को यदि रेकमेंड कुछ करना चाहते हैं सेंट्रल कमेटी को आप कीजिए, राजस्थान सरकार को भी कीजिए, केंद्र सरकार को भी कीजिए। ऐसी मेरी एक विनती चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु हैं जो इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनको मैं कर रहा हूँ। और जो हमारी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, वो भी केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, स्टेट गवर्नमेंट इसको निवेदन ज़रूर दे और इस पैंडेमिक और स्लोडाउन के कारण जिस कठिन परिस्थिति से हम जा रहे हैं तो उसमें से बाहर निकलने के लिए मैं मानता हूँ कि हम सब लोगों ने एकत्रित प्रयास करने चाहिए। और हम यदि करते हैं तो मैं मानता हूँ कि वी विल ओवरकम दिस क्राइसिस क्विकली, इफेक्टिवली एंड स्ट्रांगली। इंटरनेशनल एजेंसीज ने भारत की इस सेक्टर में जो प्रयास
पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कम से कम नुकसान हो, अनवाइंडिंग फास्ट हो, ठीक से ऑर्डरली हो, ये देखते हुए 21-20 का ग्रोथ रेट अपना 7% प्रोजेक्ट किया है। तो मैं मानता हूँ कि दीज आर ऑल वेरी पॉजिटिव साइंस। और भारत एक 130 करोड़ जनता का देश है। हमारी डिमांड्स बहुत बड़ी है, रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, मार्केट बड़ा है। तो यदि हम एक बहुत बड़ा एक एफर्ट लेते हैं तो इंडियन मार्केट, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में हमें सपोर्टिव रहेगा। एक जानकारी मैं आपसे विशेष और भी शेयर करना चाहता हूँ। जब से कोरोना वायरस की चर्चा हो रही है उसके पहले भी आप सब लोगों ने वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ ए फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में चर्चा हो रही थी। इसके बारे में चर्चा होते होते ईयर एंड आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तो आजकल ये चर्चा बहुत कम है। बट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आने जा रहा है, इसमें भारत तो ज़रूर रहेगा। और जो टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स हमने लिए हैं ये और भी गति से बढ़ेंगे। ये इस सब का परिणाम है अमेरिका से एक अलग पैराडिम के रूप में भारत में होगा, ऐसा हम सब विचार करते हैं। अमेरिका हैज़ इमर्ज ओनली एज ए कंजम्पशन कंट्री, वो प्रोडक्शन नहीं करते। ऐसे ही बहुत सारे यूरोप के देश करते हैं। कुछ महीनों पहले मैं नीदरलैंड गया था, तो छोटी मोटी चीज़ मार्केट में जब गया तो देख रहा था तो मुझे कोई आइटम नहीं मिला। तो एक जगह मुझे लाइफ बॉय जो साबुन है दिखा, तो मैंने कहा चलो लाइफ बॉय तो है, हम लोग उसको ले लेते हैं। किंतु मुझे सोप खरीदना नहीं था, बट मैंने कहा लाइफ बॉय है तो कुछ तो भारत का मिला ऐसा लगा, तो मैंने लाइफ बॉय खरीदने के लिए लिया। जब लाइफ बॉय उठाया और मैंने देखा, प्राइस देखने के लिए मैं डिटेल पढ़ रहा था, तब ध्यान में आया उसके नीचे लिखा था मेड इन इंडोनेशिया। इफ लाइफ बॉय इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, why should it not be available worldwide, and why only Indonesian Lifebuoy should be there in the world? हम सब लोगों को हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। एक ज़माना था कि जब हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट 16% वॉज नॉर्मल। आज हम कम करते करते 8-9%, कुछ स्थानों पर 10% तक आ गए। हमारे इंटरेस्ट रेट्स अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा हैं। इट हैज़ टू कम डाउन। और जिस पद्धति से केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक स्टेप्स ले रहे हैं, उसे मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हम ज़रूर हमारे इंटरेस्ट रेट्स हम कम करेंगे। और भी एक मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बहुत सतर्क है, और उस दृष्टि से जो चीज़ें भारत में हम बना सकते हैं, वाई शुड वी इम्पोर्ट। 91 के बाद अपने यहाँ एक वातावरण ऐसा बना कि द होल वर्ल्ड इज़ वन, वी आर ए ग्लोबल विलेज, और कहीं से भी कुछ भी आने दो, उससे कोई परिणाम नहीं होता है। बट हमने देखा है कि पिछले 30 वर्षों में इंडियन इंडस्ट्री जो हमारी है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ जो हैं वो बहुत कम रह गई, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी में परसेंटेज है, विच यूज़ टू बी हिस्टोरिकली इन द रीजन ऑफ 30%, वो देखते देखते 15% पे हम पहुँचे। और बैलेंस से पेमेंट पोजीशन हम देखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज ए कैच कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसी कारण जब बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है,
तब इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो पाते। तो केंद्र सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। अब देखते देखते मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में हमारे ट्रांसपोर्ट में ई व्हीकल्स बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगी। बायोफ्यूल का यूज़ करना, अलग अलग लोकल फ्यूल्स का यूज़ करना, और ये सब हम बहुत बड़ी मात्रा में स्टेप्स ले रहे हैं। तो हम कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेजिम तो ज़रूर लाएंगे, बट इट विल बी ग्रेजुअल, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। दूसरी भी एक मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम अपने प्रोडक्ट्स बेहतर बनाएं, हम अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाएं, और हम अपने प्रोडक्ट्स को एफोर्डेबल, क्वांटिटेटिव, कॉम्पिटिटिव रेट में बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करके लाने का एक समय अब आने वाले दिनों में आने वाला है। वी ऑल शुड बी रेडी फॉर इट। अपग्रेडेशन, इनोवेशन एंड रिसर्च। मैं एक बार ऑटो रिक्शा से बैठकर प्रवास कर रहा था। मेरे साथ एक इकोनॉमिस्ट थे। बात करते करते हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा, हम बात करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि ऑटो रिक्शा का आवाज़ बहुत था। तो इन्होंने कहा कि इतने लाख ऑटो रिक्शा अपने देश में हर साल बनते हैं और पूरे विश्व देश में फैले हुए हैं। जैसे ई रिक्शा आई है विच इज़ ऑलमोस्ट उसका नॉइजलेस है, वैसे हमारी ऑटो रिक्शा नॉइजलेस क्यों नहीं होती? वाई इज़ देयर नो रिसर्च एंड इनोवेशन? वाई शुड वी नॉट हैव नॉइजलेस ऑटो रिक्शा? एक उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूँ। इसी प्रकार एक मेरे मित्र के घर में गया था तो चाय दे रहा था, तो चाय जिस कप में उन्होंने दिया, कप सॉसर में, अच्छा था। तो मैंने कहा इट्स गुड। तो उन्होंने कहा हाँ, दिस इज़ एन इम्पोर्टेड कटलरी। मैंने कहा कहाँ से लाए? नहीं, ये लाया तो नहीं, खरीदा मैंने, इंडोनेशिया में बना हुआ है और यही हमने खरीद लिया। ग्रेजुअली हम भारतीयों को सबको थोड़ा कप सिंपल दिखता हो तो चलेगा, बट वी शुड बाय इंडियन। और हमने भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स अधिक अच्छे, कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं हमारी इंडस्ट्री को ज़रूर कहूँगा कि यू हैव टू गिव टाइम, अप्लाई योर माइंड फॉर इनोवेशन ऑल्सो। यू हैव टू कोलैबोरेट, पर्टिकुलरली एमएसएमई सेगमेंट्स में तो मैं कहूँगा कि द टाइम इज़ ऑफ कोलैबोरेशन। सब चीज़ें हम अपने ही यूनिट में नहीं कर पाएंगे। अपना ही कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर जो करता होगा उससे कोलैबोरेशन हम करते हैं तो दोनों के बिजनेसेस बढ़ेंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट सामने उभर कर आएगा जो मार्केट रिसीव करेगा। तो इस दृष्टि से इनोवेशन की तरफ हम सबको ध्यान देना है। भारत सरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट और देश स्वनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंट हो, इस दृष्टि से प्रयत्नशील हैं। आपने कॉमर्स मिनिस्ट्री की अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स अलग अलग पेपर्स में आती है, वो पढ़ी भी होगी। बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, ये मेरा दुख है। उन्होंने एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको क्या कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट अनफेयर कंपटीशन आपको दे रहा है। एंड इफ़ इट इज़ सो, उस प्रोडक्ट की जानकारी वो कहाँ से आपके पास, यानी कौन से देश में बन रहा है, डिटेल्स हमें शेयर कीजिए, ताकि इफ़ देर इज़ एन अनफेयर कंपटीशन देन वी विल स्टेप इन, और फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ होगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात होगी, ये सब विचार होगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक दल अध्ययन कर रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए तो क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को लाभ हुआ? क्या हमारे जो हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देते हैं, क्या उससे हमें कोई लाभ हुआ? और इसका अध्ययन के बाद ध्यान में आया कि इट इज़ ओनली वन वे ट्रैफिक, इट हैज़ नॉट बेनिफिटेड अस।
और उसी कारण आपने देखा कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप वाला जो विषय था रिसेप, उसमें मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इंडिया इज़ नॉट ज्वाइनिंग। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट्स में भी धीरे धीरे चेंज हो सकते हैं, एंड वी शुड बी रेडी टू प्रोड्यूस एंड कम आउट विथ बेटर प्रोडक्ट्स। मुझे विश्वास है कि अपने देश के उद्योजक, हमारी इंडस्ट्री, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स विल कम फॉरवर्ड एंड सक्सेसफुली मीट द चैलेंज। और ये सब करते समय हम सब एकत्रित रहे, जो कंज्यूमर अपने देश का है वो हमारे इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। वी शुड, आई विल एंड दिस माई टॉक विथ ओनली 2 sentences कि लेट अस बी इंडियंस फर्स्ट एंड लेट अस बी इंडियंस हु बाय ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स। धन्यवाद। अब मैं थोड़ा आदर्श सोसाइटी के बारे में, बहुत लोगों ने इसके अंदर पोस्ट डाले हैं तो उनकी जानकारी के लिए देना चाहता हूँ। आदर्श के जो संस्था चलाने वाले लोग थे वो एक समय सहकार भारती से जुड़े हुए थे, ये सत्य है। बट हमारा जो राजस्थान में पुष्कर में अधिवेशन हुआ उसके पहले लगभग 1 साल या लिटिल लेस मुकेश जी मोदी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। वो हमारे से टोटली डिसएसोशिएट हो चुके थे। हमारी पद्धति ऐसी रही है सहकार भारती की कि यदि अध्यक्ष ने रेजिग्नेशन दे दिया तो जो दूसरे उपाध्यक्ष को, जो हमारे उपाध्यक्ष रहते हैं, वो अध्यक्ष के रूप में ऑफिशिएट करेंगे और काम चलाएंगे। और पुष्कर के अधिवेशन में जैसे राष्ट्रीय स्तर के हमारे अध्यक्ष ने चुने गए, वैसे ही राजस्थान यूनिट के भी चुने। आदर्श के बारे में और भी मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आदर्श सोसाइटी पूरे देश से डिपॉजिट मोबिलाइज करती थी और आदर्श सोसाइटी जिस पद्धति से सब लोगों को इंसेंटिवाइज करती थी, इससे उसका कॉस्ट ऑब्वियसली अन्य डिपॉजिट मोबिलाइज करने वाले संस्थाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा था। और दूसरा, आदर्श सोसाइटी का एक मैंने देखा था, हमने जानकारी जब हम मिलते थे तब प्राप्त हुई थी, तब उन्होंने जानकारी आया कि वो बिल्कुल रिटेल लोन तो करते नहीं हैं, रिटेल डिपॉजिट लेते हैं, बड़े डिपॉजिट्स भी लेते हैं, उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं, डिपॉजिट मोबिलाइज करने वाले व्यक्ति को इंसेंटिवाइज भी करते हैं। तो ये कॉस्टली डिपॉजिट है, तो हु विल बोरो। तब उन्होंने कहा कि हम एब्सोल्युटली सिक्योर्ड एडवांसेस हम करने जा रहे हैं, और नॉट ओनली प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमारे पास है, बट 150% कोलैटरल सिक्योरिटी हम एडिशनल लेते हैं, 100% से 150% भी लेते हैं। तो मैंने कहा आप कहाँ देते हैं? तो जानकारी हमें दी थी कि भाई जयपुर से लेकर चंडीगढ़, ये जो वेस्टर्न जोन है, वेस्टर्न कॉरिडोर है, यहाँ हम रियल एस्टेट में विशेष करके देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप करते हैं उस, तो ये तो बहुत बड़ा जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन है, और ये आपका मॉडल क्या है? तो उनके एमडी जो है वो हमारे पास हमारी टीम के सामने भी एक बार मिलने आए थे और बताया भी, उन्होंने कुछ जानकारी भी दी, बट जानकारी आज हमें ध्यान में आता है जो उन्होंने हमें दी थी वो गलत थी। नॉर्मली सहकार भारती एज एन एपेक्स नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ
आज देश में 20,000 से अधिक सहकारी समितियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं और ईच सोसाइटी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली और उनके काम में ना तो हम दखल देते हैं ना उसके काम में हम कोई लक्ष्य रखते हैं कि उन्होंने उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, किसको लोन देते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं। फिर भी हमने आदर्श के बारे में थोड़ी जानकारी इसलिए ली कि बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत बड़ा डिपॉजिट था, पूरे देश से हो रहा था, रिटेल एडवांसेस नहीं कर रहे थे और एडवांसेस एक ही सेक्टर में जा रहे थे और किसको दे रहे थे, ये सब जानकारी हम पूछ रहे थे। ये खाली जानकारी के रूप में लिया। हमने कहा कि दिस मॉडल इज, यू नीड टू रीथिंक ऑन दिस मॉडल, इतना भी हमने उनको कहा था और कहा था कि रिस्क मिटिगेशन के दृष्टि से आपको चेंज करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, वी आर फुल्ली सिक्योर्ड क्लीन। तो उसके कारण बियॉन्ड ए पॉइंट वी गेव अप। तो सब लोगों को जो लगता है कि सहकार भारती इसमें इन्वॉल्व थी, तो ये गलत फहमी है। मैं चाहता हूँ कि लोग समझ ले, thousands of societies are associated with us across the country and we don't never interfere। यहाँ भी हमने कभी इंटरफियर उनके पॉलिसीज़ में नहीं किया, बट इन लार्जर डिपॉजिटर इंटरेस्ट हमने ये सब जानकारी एक बार उनसे ली थी। एंड ओकेजनली जब हमें लगता है किसी संस्था के बारे में थोड़ी जानकारी लेना हो तो हम जानकारी लेते हैं और उनको बताते हैं जो हमारा मत हो। बट उन्होंने, उनको जो ठीक लगा वो किया। वी डिडंट इंटर एंड वी नेवर इंटरवीन इनटू द वर्किंग ऑफ एनी सोसाइटी। आज मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, फ़ोन करते हैं लोग कि आप कुछ ना कुछ कीजिए। देखिए, वी कैन डू वेरी लिटिल इन इट, वी हैव नो रोल। सब लोगों को, सब सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको दर्द है कि उनका पैसा अटका हुआ है, डूबा हुआ है, तो उनको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमारी जिम। तो आपको मैं समझाना, एक बात शेयर करना चाहता हूँ। द मैटर इज नाउ सब जुडिस, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार की केसेस हुए हैं, इट्स नाउ पार्टली ऑल्सो, नॉट ऑलवेज नेसेसरली फुल्ली ये, बट इट्स ए क्रिमिनल केस एंड इन क्रिमिनल केस it is always the state against the other people. तो we have as an individual, society, individuals or सहकार भारती, we have no role into it. It's between the state and the accused persons. एक बात कुछ लोगों ने मुझे कही कि you should tell the central government to do it. जैसे सहकार भारती को एक रोल नहीं है because it is between the स्टेट एंड दी एक्यूज्ड, उसी प्रकार हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल ये अपने कोऑपरेशन मिनिस्ट्री में सेंट्रल रजिस्ट्रार का भी रोल बहुत मर्यादित है। ये कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लीजिए। तो मैंने कहा क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को कहें और उन्हें कहें कि वो कोर्ट में इस केस को एक्सपीडाइट करें और जो एसेट्स अटैच हुए हैं उनका जल्द से जल्द कोर्ट के निगरानी में, अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, ये एसेट्स को बेच दे और डिपॉजिटर को पैसा वापस दे। मैंने गौर किया, मैं कुछ लीगल एक्सपर्ट से इस विषय में विचार विमर्श कर रहा हूँ। विद सहकार भारती के हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके साथ मैं भी विचार विमर्श करूँगा और विचार विमर्श करके हम सहकार भारती की ओर से लीगली, जिसको हम कहते हैं, ओपिनियन लेकर एक पत्र, संभव हो तो हम सेंट्रल रजिस्ट्रार को लिखेंगे और जो कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, रूपाला जी हैं, वो भी जानते हैं इस केस को, उनको भी लिखेंगे
ये आप सबसे मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। और भी एक शेयर करना चाहता हूँ कि डिपॉजिटर्स के फंसे हुए पैसे सबको वापस मिले, इस दृष्टि से जो भी प्रयास आवश्यक हैं, जो हम लीगली कर सकते हैं, वो सब करने के लिए सहकार भारती आप सब लोगों के साथ रहेगी। इतना ही मैं आपको आश्वासित करता हूँ और हमारी ओर से जो भी प्रोएक्टिव स्टेप्स आवश्यक है हम ज़रूर लेंगे।